चलो देखो एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए तुमको पढ़ना होगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। और हमको ऐसा लग रहा है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तुम पहले से जानता होगा, ठीक है। अब देख लो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, इसमें भी नंबर्स लिख ले रहे हैं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। सुनो, अभाज्य और भाज्य के बारे में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य और भाज्य जानना बहुत जरूरी है। अगर यह तुमको समझ में नहीं आया कि अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है, तो समझो कि फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, यह तुमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अगर अभाज्य और भाज्य नहीं समझेगा तो, ठीक है। तो अभाज्य देखो, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसी में से अभाज्य और भाज्य को चुना जाता है। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखो पहले, बाद में लिखना, पहले समझ लो। 1 जो है किसके टेबल में है, तो 1 के टेबल में। 1 1 के पहाड़ा में है। 2 किसके पहाड़ा में है, तो 1 के पहाड़ा में भी है और 2 के पहाड़ा में भी है। जितना भी नंबर है ना, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, सब 1 के पहाड़ा में जरूर होता है, ठीक है। अब देखो 3 1 के पहाड़ा में है, 3 के पहाड़ा में। 4 1 के है, 2 के, 4 के, ठीक है। बस देखते जाओ, ज़्यादा हाला मत करो। 5 1 और 5 के पहाड़ा में है। 6 बताओ, 1 2 3 6। 7 1 7। 8 1 2 4 8। 9, सुनो हाला मत करो, 9 1 3 9। 10 1 2 5 10। इसका देखो 1 2 3 4 6 12। 13 का देखो 1 13। 1 2 7 14। 1 15, ठीक है। सॉरी, ये तो छूट गया। 1 3 5 15। 16 का 1 2 4 8 16। बोलो मत, देखो सिर्फ। 17 1 17। 18 1 2 3 6 9 18, है ना। 19 1 19 के पहाड़ा में है। 20 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में 20 है। फिर 4 का पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में है, 10 के पहाड़ा में 20 आता है ना। ऐसा नंबर लिखना है जो उसके पहाड़ा में आए, ठीक है। 21 तुम्हारा 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 7 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद 21 के पहाड़ा में 21 आएगा। 22 बताओ, 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, उसके बाद एक बार 11 के टेबल में है और 22 के टेबल में है। 23 बताओ, 1 के 23 के। तो सुनो, इसमें बहुत ऐसा नंबर है जिसके पास केवल 2 गुणनखंड है, ठीक है। तो जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होगा वह होगा तुम्हारा अभाज्य संख्या। जैसे ओनली 2 फैक्टर है, केवल 2 गुणनखंड है। ओनली 2 फैक्टर है, 2 के पास 1 और 1 2। 3 के पास भी ओनली 2 फैक्टर है, ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड है। 4 के पास 2 से अधिक है, मोर देन 2 फैक्टर। इसमें क्या है, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर बने 2 से अधिक गुणनखंड,
5 के पास ओनली 2 फैक्टर है ना, इसके पास 6 के पास मोर देन 2 फैक्टर, यही ना, मोर देन 2 फैक्टर। तो इसमें बहुत ऐसा नंबर है जिसके पास केवल 2 गुणनखंड है और बहुत ऐसा नंबर है जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। तो जिसके पास केवल 2 गुणनखंड है उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, और जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे तुम चेक कर लो, यहाँ पे तुम्हारा जो होना चाहिए 2, यह 2 कौन सी संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। 3 भी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 4 अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 2 से अधिक है। 5 भी क्या होगा, अभाज्य होगा। 6 अभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 से अधिक है। 2 से ज्यादा जितना भी हो, 1 2 3 4 गुणनखंड है इसके पास। 7 अभाज्य है क्योंकि इसके पास केवल 2 गुणनखंड है। उसके बाद 8 अभाज्य नहीं है। बहुत लड़का 9 को अभाज्य में से लिख देता है। ठीक है, बहुत लड़का 9 को अभाज्य की श्रेणी में लिख देता है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 से अधिक यानी 3 गुणनखंड है। ठीक है, मतलब कि वैसा धनात्मक पूर्णांक जो केवल 1 और स्वयं से कटे, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसी को ना अभाज्य संख्या कहते हैं। 10 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 5 से भी है, 10 से भी, तो ये अभाज्य नहीं ना है, भाज्य है। 11 क्या है, अभाज्य है। 13 क्या है तुम्हारा, अभाज्य है। उसके बाद 17 बताओ, अभाज्य। 19 अभाज्य। बहुत लड़का विषम संख्या को अभाज्य समझने लगता है। तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों क्या है, 9 अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य है। हम समझाए थे ना, बोल दिए हैं कि 9 क्या है, भाज्य है। इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 23 तुम्हारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से। ठीक है, 4 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तुम्हारा 6 बताओ तो, यह भी कंपोजिट नंबर है। 8 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 15 क्या है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो बहुत कोई विषम को अभाज्य समझने लगता है, मतलब कि पूछा जाएगा उससे अभाज्य संख्या का डिफिनीशन और वो बता देगा विषम संख्या का डिफिनीशन। पूछा जाता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो कहेगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जो कि क्या है, गलत है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा धनात्मक पूर्णांक जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या वैसा धनात्मक पूर्णांक जो 1 और स्वयं से विभक्त हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत लड़का भाज्य को सम समझ लेता है, वैसा नहीं है। सम संख्या तुम्हारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, अब भाज्य कहाँ से शुरू हो रहा है, 4 से। समझ में आया ना। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे 2 से अधिक कितना हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मतलब कि 2 से अधिक होना चाहिए, चाहे वो कितना भी अधिक हो। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। या हम बस यही डिफिनीशन होगा, समझ रहे हो ना। या तुम इसका डिफिनीशन ऐसे भी बोल सकते हो कि वैसा धनात्मक पूर्णांक जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटे 2 ही ना है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। यहाँ पे लिख लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य है। आई क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य है, सबसे छोटी भाज्य है। अच्छा, 9 को हम अभाज्य कहेंगे कि भाज्य कहेंगे, भाज्य कहेंगे, कंपोजिट नंबर है। 9 तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इतना लिखो और इसके आगे भी लिखने की कोशिश करो। स्क्रीन पे हम
क्या कर देंगे, एडिट करके डाल देंगे 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है ना उसको डाल दिया जाएगा। अब देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का डिफिनीशन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसे ही अंक गणित की क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या का लिस्ट देख लो, भाज्य संख्या एक न तो भाज्य होता है और न अभाज्य होता है। एक ऐसी संख्या है जो न भाज्य होता है न अभाज्य होता है। भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, 4 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 नहीं होगा, 12 भाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 डॉट 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 आगे आते रहेगा। अभाज्य संख्या का लिस्ट बनाओ, 2, 3, 5, 7, 9 मत लिखना, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। सुनो, तो थ्योरम कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे 4 क्या है भाज्य संख्या, इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। 4 को तोड़ो तो 2 दूना क्या लिखाएगा, 2 गुने 2, ठीक है। अब क्या करो, मान लिए 4 भाज्य संख्या ना है, तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। 6 को तोड़ो, 6 किससे लगेगा, 6 को तोड़ो 2 तिहाई, तो 2 गुने 3, तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा रहा है। 8 क्या है तुम्हारा, 8 भाज्य संख्या है, इसको भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा, तुम्हारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, हो जाएगा ना, समझ रहे हो। उसी प्रकार तुम इसको तोड़ो तो कितना कह रहा है, 32,760 कह रहा है, 32,760 का अभाज्य गुणनखंड करे, 32,760। तो क्या करेगा, इधर लिखेंगे 32,760, किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे ना, तो 2 एकम 2, 1 पर 2 बारे, 2 छक 12, 7, 2 तिहाई 6, एक जाएगा 2 8 16, इतना आएगा 16,380। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 1 पर 18, 2 9 18, फिर 2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा तो 2 चौका 8, 0 2 9 18 और 2 पचे 10। अब 3 से चेक करो, 9 5 14 4 18, 3 से तो लग जाएगा, 3 से कैसे लगेगा, 3 एकम 1 पर 0 10, 3 तिहाई, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 3 पचे 1365 आएगा। फिर 6 व 5 11 या 3 14 1 15, फिर 3 से लगेगा, 3 चौका 1 पचे 16, 3 पचे 15, 3 पचे 5 5 10 4 14। अब 3 से नहीं लगेगा, अब तुम्हारा लगेगा 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, ये जाएगा 7 से 13, 13 7 91 आएगा ना। तो क्या लिखोगे, 32,760 बराबर 2 2 2 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 5 बताओ तो 3 बताओ, 2 बार, 3 गुने 3। 7 बताओ 1 बार, उसके बाद क्या लिखेंगे 13। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3, 5 है तुम्हारा 1 बार है 3, उसके बाद 5 1 बार है, तुम्हारा 7 है और 13 है ना। तो बताओ 2 के पावर 3 है, 2 3 बार आया है, तो 3 2 बार आया है, 5 कितना बार आया है 1 बार, 7 1 बार और 13 1 बार। चलो इतना तुम लिखो। और उसके बाद सुनो ना, पहले उसके बाद क्या करो, ये तो ठीक है, उसके बाद तुम क्या करो, इसका गुणनखंड करो। तुम किसका गुणनखंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का गुणनखंड करे। गुणनखंड करके दिखाओ, गुणनखंड करे, देखते हैं कौन इसका गुणनखंड करता है, करके दिखाओ। हाँ देखो
तुमको बोला गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। सुनो ना, कैमरा ऑन है, हाला कर रहा है, समझ लेना। इसका क्या करना है तुमको? अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। लास्ट में 9 है, यानी यह एक विषम संख्या है, 2 से तो लगेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम किसी से भी किसी को परेशान करने के लिए उससे पूछ सकते हो कि इसको तोड़ो, अभाज्य गुणनखंड करो इसका। समझ रहे हो? क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याओं का क्या आएगा? गुणनफल आएगा। बोर्ड पे देखो क्या करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों वाली एक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से तो नहीं लगेगा, चेक करो 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 9 और 8, 9 और 17, 17 या 7 कितना होगा? 17 7 24, 24 6 30, 30 5 35 4 39, 39 और 3 42 और 3 45। 3 से लग जाएगा तो 3 से लगाओ। 3 चौका, हला मत करो, 3 एकम, 4 है, 3 एकम, 1 और 5 15, 3 5 15, 3 दूना 6। यहाँ देखो 3 दूना 3 6 18, 3 3 9, इतना आया है। अब चेक करो फिर 3 से लगेगा कि नहीं। 6 3 9, 3 से तो लग गया, 2 2 4 5 9, 3 से लग गया, 4 2 6, 3 से एक बार और लगेगा, लगेगा ना। तो 3 से एक बार और इसको लगाएंगे, 3 एकम, 1 पर 1 11, ठीक है। तो क्या लगेगा? 3 तिहाई, बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 सते 21, 5 है, 3 एकम, 2 पर 2 22, 3 सते 3 चौका, 3 दूना 6, 3 एकम। अब देखो यह 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 7 3 10 1 11, 11 1 12 7, 19 4 25, 19 4 23, 23 2 25 1 26। 3 के पढ़ा में तो 26 है नहीं, 2 से नहीं लगेगा। लास्ट में 1 है, 2 से तो पहले ही नहीं लगने वाला था, तो अब कहाँ से लगेगा? ठीक है। अब इसके बाद तुम बेचैन हो जाओगे। अब तुम सोचोगे कि सर अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 11 13 17 19 23 ऐसे होता है ना। तो 2 से तो ही नहीं लगने वाला था, 3 से लगने वाला था, 5 से नहीं लगेगा। 5 से कब लगता है? जब लास्ट में 0 और 5 रहता है तब। लास्ट में तो 1 है। 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से डिवाइड करेगा, नहीं लगेगा। 11 से डिवाइड करेगा, नहीं लगेगा। ठीक है ना। 7 से, ना 11 से, ना 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, किसी से भी नहीं लगेगा। ये डायरेक्ट तुम्हारा जानते हो किससे लगेगा? तुम्हारा लगेगा 3607 से। किससे लगेगा? 3607 से। तो वहां तक तो तुम सोच नहीं सकते हो, उतना अभाज्य संख्या नहीं लिख सकते हो। इसीलिए इसको माइंड में सेट कर लेना। किससे लगेगा? ये 3607 से। और 3607 जो है 3607, यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3607 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। समझ रहे हो ना? अभाज्य संख्या मतलब कि 3607 के पास केवल 2 गुणनखंड है। अभाज्य संख्या उसी को ना कहते हैं जिसके पास केवल 2 गुणनखंड है। 3607 के पहले बहुत सारा नंबर है। ठीक है, 3606 होगा, 3605 होगा, किसी से नहीं कटेगा। 1 2 3 4 5, एक से तो कटेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी से भी 3607 नहीं कटेगा। तब तुम क्या करो? 137 17 421, 137 17 421 में 3607 से भाग करेगा तो तुम्हारा रिजल्ट जो आएगा इधर भागफल 3803 मरतबे ही कट जाएगा। पहले 3 से लगेगा, फिर 8 से, फिर एक बार 0 रखेंगे। किससे कटेगा? 3803 से कैंसिल हो जाएगा। यह क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के इनसाइड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है।
तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या लिखेगा 3 गुने 3, 3 गुने 3607 गुने कितना 38 जीरो। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर इंटू 3607 इंटू 3803। तो 1 से 9 तक के लिख के अंकों को जब संख्या बनाएंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने आ जाएगा तुमको। यही इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, लिख लो, इसको लिखो। देखो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, फैक्टर ट्री। इसका अभाज्य गुणनखंड को टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे लिख देना क्या होता है गुणनखंड वृक्ष। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड ऊपर से नीचे अगर हम लिख देंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, संरचना, उस संरचना को क्या बोला जाता है गुणनखंड वृक्ष। जैसे तुम 32,760 को अगर तुमको बोला जाएगा तुम ऐसे बनाएगा एलसीएम टाइप करके, 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड करेगा, जिस तरह से भाग विधि से एलसीएम निकाला जाता है उस तरह से। तो 2 से लगाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 0 के 0, 16,380 होगा ना। उसके बाद फिर किससे लगेगा 2 से, 2 आठे 2 एकम 1 पर 9 18, 2 नवा 2 पचे 10, 2 से लगेगा तो कितना आएगा 8195। गड़बड़ा गया का 90 ना आएगा। सुनो 2 आठे 16, 2 एकम 2, 1 पर 9 18, 2 नवा 18, 0 के 0, 81 90 ना आएगा। फिर 2 से लगेगा, हाला मत करो, हाला करके दिमाग खराब कर दे रहा है तुम सब। 2 चौका 8, फिर 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 9 19, 2 नवा 18, 1 बचेगा 2 पचे 10, 40 95। अब 3 से लगेगा तुम्हारा, किससे लगेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 1 पर 0 10, 3 तिहाई 1 पर 9 19, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब फिर देखो तो 3 से लगेगा कि नहीं, 6 3 9 5, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, 1 पचे 16, 3 पचे 15। फिर तुम्हारा लगेगा कितना से 5 5 10 4 14, 3 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 नवा 45, 5 एकम 5, और 7 से 13 7 91। तो गुणनखंड वृक्ष में देखो कैसे लिखा जाता है। ऐसे एक बॉक्स बनाना तुम, किसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है 32,760। किससे लगेगा भाई, पहले 2 से, 2 से लगेगा तो कितना आएगा बताओ। 2 से लगेगा तो तुम्हारा आएगा, वहां देख लो 16,380, या ऐसे लगाओ 2 एकम 2, 2 छक 12, ऐसे नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब फिर ये जो 16,380 है यह भी तुम्हारा किससे लगेगा 2 से, ऐसे ही लिखना है। तो 2 से लगेगा तो कितना लिखेंगे 81 90। अब देखो 81 90 के नीचे 2 लाइन खींचो, समझ रहे हो, यह तुम्हारा किससे लगेगा 2 से, तो कितना आएगा 40 95, समझ रहे हो। फिर 40 95 के नीचे क्या करेंगे 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। तो 40 95 किससे लगेगा 3 से, तो बताओ तो कितना आएगा, 3 से लगाएंगे तो 13 65, 13 65 आएगा ना। फिर क्या करेंगे 13 65 के नीचे 2 लाइन खींचेंगे, समझ रहे हो। 13 65 किससे लगेगा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो तुम्हारा कितना आएगा 455। अब इसी में क्या करोगे, जो 455 है 455 के नीचे 2 लाइन खींचेगा उसी में, ठीक है। 455 5 से लगेगा, किससे लगेगा 5 से। 455 में 5 से भागा देगा तो कितना आएगा 91। फिर 91 के नीचे क्या करेंगे 2 लाइन खींचेंगे, 91 7 से लगेगा तो कितना आएगा 13।
इस तरह से जो संरचना प्राप्त हो रहा है, इस संरचना को क्या कहते हैं? फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर फैक्टर ट्री गुणनखंड वृक्ष पूछे तो तुम क्या करना, इसे 32,760 का पूछ रहा है तो इसके नीचे हम 2 लाइन खींच दिए हैं। देखेंगे कि पहले किससे लगेगा, पहले 2 से लगेगा, पहले किस अभाज्य संख्या से लगेगा, तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। तो आज आ गया तुम्हारा 16,380। फिर किससे लगेगा? 2 से, तो आएगा 8190। फिर 8190 के नीचे डबल लाइन खींचे हैं, जो संख्या आएगा उसके नीचे हम क्या करेंगे? डबल लाइन खींचते जाएंगे। और फैक्टर ट्री के बाद लास्ट में तुमको यह लिखना होगा कि जो 32,760 है इसमें 2 कितना बार आया है? 1 2 3, 2 आया है 3 बार। 3 कितना बार आया है? 1 2, 3 आया है 2 बार। 5 बताओ तो कितना बार आया है? 1 बार। 7 भी 1 बार और 13 भी 1 बार। समझ में आया? नहीं समझा? तो फैक्टर ट्री किसी संख्या का लिख सकता है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखे, तो लिख लेगा? गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखे। भाई अभी तुमको बताया गया है, अभी ना बताए थे कि कितना से लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 3 से लगेगा, 3 2 बार आया था। और फिर कितना आया था उसमें? 3607 और 3803, 3607 और 3803। तो इसको तुम्हारा काम है गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना। लिख लेगा? ठीक है। अब देखो, इसमें तुमको पढ़ना है गणितज्ञों के राजकुमार के बारे में। किसको बोला जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। आगे जब हम एपी चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी गॉस थ्योरम आएगा। ठीक है, गॉस क्या थे? गॉस जब 10 वर्ष के थे और प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तो संख्या को, प्राकृत संख्या को उसने जोड़ने का एक ट्रिक दिया। प्राकृत संख्या का फॉर्मूला होता है s = n × n + 1/2। किसने दिया था? गॉस ने दिया था। किसने दिया था? गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। उनका मानना था कि किसी भी संख्या को अगर सही क्रम में जोड़े और फिर उसको उल्टा क्रम में जोड़े तो उसका जोड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके योगफल को हम s मान लिए। s से सम, SUM, सम मीन्स क्या होता है? योग होता है। सम मीन्स क्या होता है? अब उल्टा लिखेंगे 10 प्राकृत संख्या के लिए, फिर क्या लिखेंगे? 9। और बाकी दूसरा संख्या भी एपी में होगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। जब एपी पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। फिर क्या लिखेगा? 8। फिर क्या लिखेगा? 7 6 5 4 3 2 1। और इसका भी उल्टा करके भी तो जोड़ेंगे तो ऐसे ना आएगा। इसे 2 और 3 5 आता है, 3 और 2 कितना आएगा? 5 ना आएगा। उल्टा करके जोड़ने पे भी वही नंबर आएगा। अब तुम देखो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 1 11, 9 और 2 8 और 3 केवल 11। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जब 10 वर्ष के थे और उन्होंने इस नंबर को इस तरह से जोड़ा तो उनको बहुत मजा आया, क्योंकि एक ही तरह का नंबर आ रहा था। ठीक है, तुम 1 से 100 तक भी लिख के या उल्टा करके जोड़ेगा ना तो एक ही तरह का नंबर आएगा, केवल 101 101 101 ऐसे आएगा। अब बताओ, 7 और 4 6 5 5 6 11 6 5 11 7 4 11 8 3 11 9 2 10 1 11, केवल 11 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार आया है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा।
तो 11 कितना बार है? 10 बार। तो 10 गुने 11 लिख सकते हैं। जोड़ने से अच्छा इसको गुना कर देंगे। यह तुम्हारा क्या हो गया? 2s। तो ये हो जाएगा 10 गुने 11 गुना 2 इधर जाके बटा 2 इज इक्वल टू s। मतलब कि 10 तक जोड़ना है तो 1 बढ़ा के 11 से गुना कर दिए और 2 से भागा कर दिए। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। गणितज्ञों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स किसको बोला जाता है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। यह तुमको याद कर लेना है। उनके बारे में एनसीईआरटी के बुक में लिखा गया है। इसको हम बोर्ड पे स्कैन करके डाल देंगे, तुम देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने के पहले प्रमेय 1.2 का संभवतया सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9th के साध्य 14 के रूप में हुआ था। ठीक है, परंतु इसकी सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी में दी। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम क्या था? डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी। किताब का नाम क्या था? डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी का लेखक कौन है? तो कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिनको क्या बोला जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार। जन्म इसका दिया हुआ है कि 1777 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1855 ईस्वी में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। फिर उसके नीचे लिखा गया है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि 3 गो जो महान गणितज्ञ था उस समय का, उनका नाम उसमें भी लिया जाता है, जिनमें क्या है? आर्किमिडीज है और न्यूटन भी सम्मिलित है। आर्किमिडीज, न्यूटन और कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन तीनों आदमी को क्या माना जाता है? महानतम गणितज्ञ। ठीक है, उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान था। इन लोगों का जो योगदान था वह गणित में भी था और विज्ञान में भी था। तो बस तुमको यह याद कर लेना है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। और उसके बाद कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किस पुस्तक को लिखा था? उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है डिस्क्विंसस अरिथमेटिकी। हो जाएगा? याद हो जाएगा? ठीक, आज गड़बड़ा।